हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैंने आप लोगों के लिए द लिविंग वर्ल्ड का 5th लेक्चर सेलेक्ट किया है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, कम ऑन लेट्स गो डू दिस। कॉन्शियसनेस के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में ओवरव्यू दिया था। ओवरव्यू नहीं, मैंने आपको टोटली एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उस वीडियो में आप देख लीजिए जाकर, अगर आप नए आए हो तो। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यूस हो तो कोई भी बात नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ से। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द, यहाँ से हम लोग को कॉन्शियसनेस के बारे में जानना था। तो पहले मैं इसके बारे में आपको एज यूजुअल जैसे बताती हूँ वैसे बता देती हूँ पहले। तो देखिए, कॉन्शियसनेस है क्या, इसे बताने के लिए मैं आपको कुछ टर्म्स बताती हूँ जिसे आप समझने की कोशिश करना। देखिए, एनी चेंज दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी चेंज, एनी चेंज दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय एन ऑर्गेनिज्म। आप समझने की कोशिश करना। ये टोटली इंग्लिश है बट आप इसे इतनी अच्छे से मैं आपको बता रही हूँ कि आपको लगेगा कि ये हिंदी ही है, टोटली आपको समझ में आ जाएगा। एनी चेंज दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी चेंज जो कि एक ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिटेक्ट किया जा रहा है। ओके, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिमुली बोलते हैं। एनी चेंज दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टिमुलाई। ओके, स्टिमुलाई उसको हम लोग बोलते हैं। तो स्टिमुलाई जो मैं आपको बता रही हूँ इसके बारे में, आप एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज दैट कि आप अपने बैठे हो कहीं पे, अपने रूम पे ही बैठे हो, रूम में बैठे हो, तो आप देखते हो कि आपके चारों तरफ का जो भी सराउंडिंग है वो सब कुछ नॉर्मल है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। तो आप क्या देखते हो उस टाइम पे, आप क्या देखते हो कि सब कुछ ठीक था, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। बस सडनली क्या हुआ कि एक स्नेक एंटर कर गया आपके रूम में। अचानक एक सांप आपके रूम में एंटर करता है। तो अपने आंखों से देखा कि कोई एंटर किया, चेंज हुआ। इसे मैं चेंज क्यों बोल रही हूँ, स्टिमुलाई क्यों बोल रही हूँ, स्नेक आना को मैं स्टिमुलाई क्यों बोल रही हूँ, इसलिए क्योंकि आपको पता होता है कि स्नेक जो होता है वो वेनेमस ऑर्गेनिज्म है। वेनेमस, आपका माइंड ही आपको बताता है कि स्नेक क्या है, कि वेनेमस ऑर्गेनिज्म है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ उस स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग वर्क नहीं किया, आप वहाँ से निकले नहीं, रूम से बाहर नहीं गए, तो आपको काट सकता है। तो कोई भी चेंज हो सकता है। मैंने जस्ट एक स्नेक का एग्जांपल लिया, इसलिए आपको इतना ये एग्जांपल मैंने लिया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। हालांकि बुक में आपको विंटर सीजन का देता है कि जब हम लोग को ठंड लगती है, सराउंडिंग में चेंज आता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि गर्म कपड़े पहनना स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे उतना फीलिंग नहीं आता है दैट चेंज क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए कि कोई भी चेंज, एनी चेंज जो आपने डिटेक्ट किया कि हाँ मेरे सराउंडिंग, तो मैं जहाँ पे मैं बैठा था वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था, बट सडनली एक स्नेक एंटर किया, तो आपका माइंड जो है वो बताया कि वो वेनमस ऑर्गेनिज्म है, वहाँ से निकलो, अगर नहीं निकले तो वो तुम्हें काट लेगा। तो ये क्या है कि आपका माइंड कॉन्शियस था, जो चेंज था उसे ऑब्जर्व किया, स्टिमुलाई जो हुआ उसे ऑब्जर्व किया एंड उसके अकॉर्डिंग वर्क किया कि यहाँ से निकलो, भागो यहाँ से, नहीं तो वो काट लेगा। तो यही है आपका कॉन्शियसनेस, एंड इसी को हम लोग बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि यहाँ लिखा है, आप ध्यान से देख लो। कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने कभी देखा है कि अगर कोई पहाड़ है या पत्थर है या बालू का ढेर है, उसके साइड से अगर स्नेक गुजरता है तो क्या वो पहाड़ अपना पोजीशन चेंज करता है, एंड क्या वो स्नेक उस पहाड़ को काटता है? क्योंकि उसके पास कॉन्शियसनेस है नहीं, एंड उसने को पता है कि वो नॉन लिविंग है। ओके, उससे उसको कोई दिक्कत नहीं है, इसने को ये पता है कि ये नॉन लिविंग है, तो इससे मुझे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो यही आपका कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एज लाइक मैंने बोला कि स्नेक को भी ये पता है कि नॉन लिविंग है, तो ये मुझे कुछ करेगा नहीं, क्योंकि स्नेक के पास भी इतना कॉन्शियसनेस होता है कि अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख लेता है, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग को देख लेता है, तो उसे पता होता है कि अगर मैं यहाँ से नहीं निकला तो ये भी मुझे मार सकता है। तो यही है, आपको बताना था। ह्यूमन बीइंग्स एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बीइंग एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, ये मैं आपको सेल्फ कॉन्शियसनेस आपको समझाने के लिए एक टर्म समझाती हूँ। सपोज दैट कोई पेशेंट है कोमा में, उसी का एग्जांपल लेना है, इसलिए मैंने ये सेलेक्ट किया ये एग्जांपल को, कि सपोज दैट कि कोई पेशेंट है कोमा में, अगर आप उसको देखकर आप स्माइल करते हो तो क्या वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा कि हाँ आप स्माइल कर रहे हो तो वो भी स्माइल करे? या आप उसे देख के गुस्सा ही करते हो तो क्या वो आपको देख के गुस्सा करेगा वापस? नहीं करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसका ब्रेन डेड रहता है, उसके पास कॉन्शियसनेस तो होता ही नहीं है, उसका तो ब्रेन डेड रहता है, इतना तो आपको पता होगा। हाँ, अगर वो पेशेंट कोमा में नहीं है, वो नॉर्मल लाइफ में है, तो वो अगर आप स्माइल करते हो तो वो आपको देख के स्माइल जरूर करेगा, एंड अगर आप गुस्सा करते हो तो वो आपको पीट भी सकता है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं।
दैट कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस क्या है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। When it comes to human being, it is all the more difficult to define the living state। जब हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है लिविंग स्टेट को डिफाइन करना। सपोज दैट कि वी ऑब्जर्व पेशेंट लाइंग इन कोमा। जब हम लोग पेशेंट को देखते हैं कि जो कि कोमा में है, जिसका जो लंग्स एंड हार्ट्स है सपोर्टेड बाई मशीन, वर्चुअली सपोर्टेड बाई मशीन्स के द्वारा सपोर्टेड है। द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड। उसका जो ब्रेन है वो डेड है, उसके पास कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस है ही नहीं, नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस और सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग। तो उस टाइप के पेशेंट जो नॉर्मल लाइफ में कभी वापस आ नहीं सकते हैं, वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है कि ना तो वो लिविंग है एंड ना ही वो नॉन लिविंग है। हालांकि ये जो आपको बता रही हूँ मैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज तक तो नहीं आए हैं। आई गेस मैं आपको कर दे रही हूँ, इनकेस अगर आए तो आपको परेशानी ना हो करने में। देखिए आगे, इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फेनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शन। तो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि जितने भी लिविंग फेनोमेना होते हैं वो सारे के सारे अंडरलाइंग इंटरैक्शन की वजह से होते हैं। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट किया, ये सारे इंटरैक्शंस के वजह से ही होते हैं। सपोज दैट अगर मैं मशीन्स का केस लेती हूँ, तो आप कोई भी मशीन ले लो, कोई भी मशीन ले लो, तो आप क्या देखते हो कि उस मशीन के अंदर ढेर सारे नट बोल्ट लगे हुए रहते हैं, अलग अलग टाइप्स के उसके अंदर इक्विपमेंट्स के थ्रू उसमें लगाया जाता है, उसका जो भी पार्ट्स है लगाया जाता है, तब वो एक कंप्लीट मशीन बनता है। आपने ऐसा कभी सोचा है कि उसका कोई भी मशीन ले लो अगर एंड आप उसको क्या करो कि स्क्रू ड्राइवर से उसका सारा खोल दो, पार्ट्स अलग अलग कर दो, तो क्या वो मशीन वर्क करेगा? नहीं करेगा। आप कहोगे कि हाँ ये मशीन का, इसके अंदर ये मशीन है, ये इसका, आप ये कहोगे कि इसके पार्ट्स हैं। जब सारे पार्ट्स को आप एक दूसरे के साथ अटैच करोगे एंड सारे का इंटरैक्शन होगा, तब वो वर्क करने लगेगा, तब आप उसे कहोगे कि हाँ ये मैंने इंटरैक्शन की वजह से ये वर्क करने लगा। अगर आप उसे सबको खोल दो और कहोगे कि ये मशीन का ये मशीन है, आप ये कह सकती कि वो इसका पार्ट है। इस मशीन को आपने जब बना लिया तब आप कहोगे कि ये इसका पार्ट है। एंड ये क्या है कि इंटरैक्शन की वजह से एक नट को जोड़ा, उसके साथ उसको जोड़ा, उसके साथ उसको जोड़ा, एंड बहुत सारा जोड़ते जोड़ते आपने एक कुछ क्रिएट किया, जो मशीन क्रिएट किया, जिससे आपने देखा कि हाँ ये मशीन इस काम के लिए यूज़फुल है। एग्जैक्टली लाइक दैट ह्यूमन बींग्स का भी जो भी बॉडी का स्ट्रक्चर है, इनसाइड जितने भी है, वो लाइक मशीन्स ही हैं। अगर आप बहुत केयरफुली देखोगे तो वो मशीन्स के टाइप ही वर्क करते हैं, एक दूसरे से जुड़ के, कोऑर्डिनेट करके, ओके, कोऑर्डिनेट करके, इंटरैक्ट करके वो लोग वर्क करते हैं, सारे ऑर्गन्स वर्क करते हैं। जैसे लाइक अगर फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हो आप, तो आपका ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है, ओके। बहुत सारे ढेर सारे फेनोमेना मिलकर जब वर्क करने लगते हैं तो आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो। जब स्टॉप करते हो, फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप करते हो, तो सारे जो ऑर्गन्स वर्क करते रहते हैं वो स्लोली स्लोली अपने पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं। तो यही है, इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फेनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शंस। जो भी लिविंग फेनोमेना होते हैं वो सारे अंडरलाइंग इंटरैक्शंस की वजह से होते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। जस्ट लाइक एक सेल के अंदर आप कहोगे कि टिश्यू का प्रॉपर्टी है, ऐसा कह सकते हो? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जब सारे सेल्स मिलते हैं तब वो एक क्रिएट करते हैं टिश्यू, एंड उस टिश्यू का एक फंक्शन होता है। एग्जैक्टली जो भी मैं अभी आपको जो मशीन का एग्जांपल दी हूँ ना, इसी को समझाने के लिए। प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन कंस्टिट्यूएंट सेल। कंस्टिट्यूएंट सेल के अंदर टिश्यू का जो प्रॉपर्टी है वो प्रेजेंट नहीं रहता है, बट जब ढेर सारे सेल्स मिलके एक किसी टिश्यू को बनाते हैं तो उसका जो प्रॉपर्टी है वो अलग होता है। बट अराइज देखिए, एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन अमॉन्ग द कंस्टिट्यूएंट सेल। जब ढेर सारे कंस्टिट्यूएंट सेल एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं तब वो प्रॉपर्टी हम लोग देख पाते हैं कि हाँ ये टिश्यू का प्रॉपर्टी है। Similarly, properties of cellular organelle are not present in the molecular constituent but arise as a result of interaction। उसी तरीके से कि जो सेलुलर ऑर्गेनील है, सेल के अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गेनील्स है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सेलुलर ऑर्गेनील्स का जो भी कंटेंट है वो उसके मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब वो मॉलिक्यूल्स एक साथ दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, सेलुलर ऑर्गेनील फॉर्म करता है, तब वो उसका अलग प्रॉपर्टी होता है।
Similarly, the cellular organelles are not present in the molecular constituent but arise as a result of interaction among the molecular component. Molecular component के अंदर जब interaction होता है, ढेर सारे molecular component एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, interact करते हैं, एंड तब वो उस ऑर्गेनिल को कॉम्प्राइज करते हैं कि हाँ ये ऑर्गेनिल बन गया एंड इसका जो फंक्शन है वो करेगा. दिस इंटरैक्शंस रिजल्ट इन इमर्जेंट प्रॉपर्टी एट ए हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो इस टाइप के इंटरैक्शन रिजल्ट करते हैं हायर प्रॉपर्टीज़. सपोज दैट कि मैंने जब एग्जांपल लिया कि हार्ट वर्क करता है, लंग्स वर्क करता है, जो वीन्स है वो सारे वर्क्स करते हैं. ये सारे वर्क करते करते आपका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करने लगता है. आप इसे देखोगे तो आप ध्यान दोगे कि आपका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करने लगता है. ओके तो ये क्या है, ढेर सारे ऑर्गन्स मिल के एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके इंटरैक्ट करके तब किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को वो लोग कर रहे हैं. एट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप के उनके फीचर्स होते हैं. तो उनके ऑर्गन्स में मॉलिक्यूलर सेल के मॉलिक्यूलर कंपोनेंट में वो सारे इंटरैक्ट करके ही इतने बड़े हायर लेवल पे पहुंचते हैं. हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरैक्शन की वजह से ही होता है. अगर आप चल भी पाते हो, आपका पैर वर्क करता है, माइंड वर्क करता है, डिसीजंस देता है ना कि हाँ ऐसे पैर को उठाओ, ऐसे चलो, तो बहुत सारे ढेर सारे जो ऑर्गन्स हैं आपके वर्क करते हैं एक साथ, तब आप कोई एक काम को कर पाते हो. ये सारे आपको इंटरैक्शंस का एक रिजल्ट है. एग्जाम्पल्स है मैं दे रही हूँ आपको. दिस फेनोमेना आर ट्रू इन हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल्स. तो ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी आप देख सकते हो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी पाया जाता है. अलग अलग वो लोग फीचर्स को ये करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, एंड उसमें भी जो उनके जो ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे इंटरैक्शन की वजह से वर्क करते हैं. Therefore we can say that living organisms are self replicating. इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं. इसीलिए हम लोग ये क्या कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, खुद से रेप्लिकेट कर सकते हैं, इवॉल्विंग होते हैं. सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम उनके पास होता है. इवॉल्विंग का क्या मतलब है? अगर अभी आपने कोरोना का केस देखा है तो आपने सुना होगा कि कोरोना के इतने वेरिएंट है. ये क्यों है? ये जो वेरिएंट है, अलग अलग वेरिएंट आ रहा है, ये म्यूटेशंस की वजह से होता है. इवॉल्व करके नया ये जो वेरिएंट हो जाता है, नया वेरिएंट में कन्वर्ट हो जाए, ये सारा इवोल्यूशन की वजह से होता है. ओके इवॉल्व कर जाता है म्यूटेशंस की वजह से. ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम. हालांकि वो तो आरएनए से बना होता है एंड जो ह्यूमन बींग्स हैं वो डीएनए से बने होते हैं. इवॉल्विंग सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम, सेल्फ रेगुलेट करने वाला इंटरैक्टिव सिस्टम होता है. ये आइज़ हो गया, ठीक है, आपका स्किन हो गया. इंटरैक्टिव सिस्टम जो कि एक्सटर्नल स्टिमुली को देखते ही सडन वर्क करते हैं, उसके थ्रू एडजस्ट करते हैं. बायोलॉजी कहा था हम लोग. इवॉल्विंग सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली. एक्सटर्नल स्टिमुली को देखकर सडन वर्क करते हैं. ऐसा हम लोग के पास सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स होता है. बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. बायोलॉजी क्या है कि स्टोरी है लाइफ का अर्थ पे. बायोलॉजी में हम लोग को पूरा लाइफ का स्टोरी पढ़ना है. एग्जैक्टली यही है इसका मतलब. बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ. तो बायोलॉजी क्या है कि स्टोरी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे इवॉल्व कैसे किए. आपको इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ना ही है. जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था तो जाइंट मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स के, अमीनो एसिड्स के सडनली इवॉल्व होते 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 जब आरएनए आया, डीएनए आया, डीएनए से इवॉल्व होते होते ऑर्गेनिज्म बढ़ने स्टार्ट हो गए. तो ये आपको इवोल्यूशन में करना है. ये ओवरव्यू चैप्टर है, ये 12th का है. चैप्टर जो है इवोल्यूशन वो 12th का है. बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ. तो बायोलॉजी क्या है कि स्टोरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इवोल्यूशन का स्टोरी है अर्थ पे कैसे हुआ. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आर लिंक टू वन अनदर बाय शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप देखते हैं, प्रेजेंट के देखते हैं, पास्ट के देखते हैं, फ्यूचर के देखते हैं, आर लिंक टू वन अनदर, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बाय शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल. जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो सब में सेम है बट वैरिंग डिग्रीज. थोड़ा थोड़ा चेंज होते होते प्रेजेंट पास्ट में कुछ और चेंज था, सडन थोड़ा चेंज हुआ वैरी डिग्री की वजह से, जो वैरी करता है, थोड़ा थोड़ा वैरी करता है. प्रेजेंट में कुछ और हुआ एंड फ्यूचर में कुछ और होगा. ठीक है, तो सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए तो होते हैं
वन अनदर बाय शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वैरिंग डिग्रीज वैरी करते हैं, थोड़े थोड़े वैरी कर सकते हैं एक दूसरे से, बट एक दूसरे से सब लोग जुड़े हुए होते हैं बाय शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ तक ये हो गया। आई गेस ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। जहाँ पे आपको नहीं समझ में आए कमेंट कीजिए, बेझिझक कमेंट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, आपको मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जितना हो सके आपके लिए कर सकूँ। एंड इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हुए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।